मोरक्को के बारे में जानें कि ये मोरक्को है क्या, ये देश कहाँ पर मौजूद है, किस हाल में है, क्या करता है, इस देश की खूबियाँ क्या है और आखिर इस देश का इतिहास क्या है कि जिन्होंने पहली बार स्पेन में मुसलमानों की सल्तनत कायम की थी और इन्होंने ही मुस्लिम फ़ौजों की उन कश्तियों को जला दिया था कि जिन कश्तियों के ज़रिए से मुस्लिम फ़ौजें समंदर पार करके स्पेन पहुंची थी। होना चाहिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पहाड़ों के बीच से बहती हुई खूबसूरत नदियाँ और इसके अलावा दूर दूर तक दिखने वाले हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंजुम अली है और आप देख रहे हैं मेहरू रिएक्ट टीवी। तो दोस्तों, हम आपको अपने चैनल पे वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेके हाजिर हो गए हैं। ये है मराकश के बारे में, जानेंगे वो कौन सा मुल्क है, कहाँ पे ये वाक़या और क्या ये इस्लामी ममालिक है, इस हवाले से जानेंगे। अगर कोई दोस्त हमारे चैनल पे नया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दो। तो दोस्तों, आज से हम एक सीरीज़ बना रहे हैं कि जिसके अंदर हम पूरी दुनिया के ममालिक के बारे में जानेंगे। उसकी ये पहली वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। तो चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। मोरक्को के बारे में जानें कि ये मोरक्को है क्या, ये देश कहाँ पर मौजूद है, किस हाल में है, क्या करता है, इस देश की खूबियाँ क्या है और आखिर इस देश का इतिहास क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम मोरक्को से जुड़ी वो सारी चीजें जानेंगे कि जिनसे रिलेटेड आप लोगों के दिमाग में अक्सर सवाल आते रहते होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि दरअसल मोरक्को नाम के इस देश को जहां एक तरफ इंग्लिश दुनिया में मोरक्को तो वहीं उर्दू दुनिया में मराकश के नाम से जाना जाता है, जबकि अरब देश इसको अल मगरिब के नाम से भी पुकारते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये मगरिब की साइड में मौजूद है। लोकेशन के एंगल से देखा जाए तो अगर आप लोग इसको वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये अफ्रीका में मौजूद एक ऐसा देश है कि जिसके ऊपरी साइड में स्पेन है, यानी एक यूरोपियन देश, नीचे की साइड में वेस्टर्न सहारा है, जबकि ईस्ट वाली साइड में एक मुस्लिम ही देश अल जज़ायर है कि जिसको इंग्लिश में अल्जीरिया के नाम से जाना जाता है। मोरक्को का जो ऑफिशियली नाम है वो दरअसल आज के दौर में किंगडम ऑफ मोरक्को है, यानी आज भी यहाँ पर किंगडम एग्जिस्ट करता है और दूसरे ज्यादातर अरब देशों की तरह ये एक राजा के द्वारा ही चलाया जाता है। बात करें अगर धर्म की तो जाहिर है ये एक मुस्लिम देश है जहाँ पर 99% मुस्लिम आबादी है और उन मुसलमानों में भी 99% लोग ऐसे हैं कि जो दरअसल सुन्नी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 0 कुछ % ही लोग शिया मुसलमान हैं। मोरक्को देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो दरअसल अरबिक है। यही वजह है कि ये अफ्रीका में होने के बावजूद भी एक अरब देश है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले ज्यादातर लोग अरबी ही बोलते हैं। मगर दोस्तों, अब अगर बात करें इतिहास की तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मोरक्को भी दुनिया के उन चंद देशों में से एक है कि जहाँ के योद्धा हद से ज्यादा मशहूर हैं, यानी ऐतिहासिक तौर पर ये लोग जंगों में बहुत कम ही हारा करते थे, जिसके खिलाफ भी लड़ा करते थे उस फौज के पसीने छुड़ा दिया करते थे। इवन मुस्लिम हिस्ट्री में भी जो तारिक बिन जियाद नाम के एक हद से ज्यादा मशहूर और ताकतवर सिपहसालार थे, वो भी दरअसल मोरक्को के ही रहने वाले थे। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि दरअसल ये वही तारिक बिन जियाद हैं कि जिन्होंने पहली बार स्पेन में मुसलमानों की सल्तनत कायम की थी और इन्होंने ही मुस्लिम फौजों की उन कश्तियों को जला दिया था कि जिन कश्तियों के जरिए से मुस्लिम फौजें समंदर पार करके स्पेन पहुंची थी, ताकि मुस्लिम सिपाही अपने आप को अपने दुश्मन के सामने हद से ज्यादा कम देखकर भागने की कोशिश न करें और उनके सामने सिर्फ 2 ही कंडीशन हो, या तो लड़ें या फिर शहीद हो जाएं। बात करें अब अगर इस बारे में कि आखिर सऊदी अरबिया से हद से ज्यादा दूर होने के बावजूद भी मोरक्को देश में इस्लाम धर्म कैसे पहुंचा था और कब पहुंचा था, तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम के आने से पहले मोरक्को नाम के इस पूरे इलाके पर रोमन सल्तनत का राज हुआ करता था। रोमन सल्तनत के खत्म हो जाने के बाद ये इलाका यानी 5वीं सदी ईस्वी के करीब में बाज़ंतीनी और इस जैसी दुनिया की कुछ दूसरी ताकतों के हाथों में चला गया था। मगर इस दौर में भी मोरक्को का वो सारा इलाका आज़ाद रहा था कि जहाँ पर बर्बर खानदान के लोग रहा करते थे। बर्बर खानदान एक ऐसा खानदान था कि जिसकी गिनती आज तक हमारी दुनिया के सबसे ताकतवर खानदानों के साथ की जाती है। मराकेश यानी मोरक्को के इलाके में इतिहास में जब भी कोई नई सल्तनत कायम हुआ करती थी तो उस सल्तनत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले हमेशा यही लोग हुआ करते थे, यानी ये हमेशा आज़ाद रहना ही पसंद किया करते थे। इस इलाके में सबसे पहली बार इस्लाम धर्म उस दौर में आया था कि जब मुस्लिम दुनिया पर सल्तनत बनु उमैया का राज हुआ करता था। सबसे पहले उक़बा बिन नाफे नाम का एक सिपहसालार अफ्रीका का ये पूरा इलाका फतह करते हुए मोरक्को तक पहुंच गया था और 684 और 85 ईस्वी के करीब तक ये पूरा इलाका भी फतह हो चुका था कि जहां पर आज का मॉडर्न मोरक्को मौजूद है।
मगर जाहिर है दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी बर्बर खानदान के लोगों ने मुस्लिम सल्तनत के खिलाफ भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। बिगड़ते हुए हालात को देखकर मुस्लिम खलीफा की तरफ से हजरत मूसा बिन नसीर नाम के एक काबिल और हद से ज्यादा होशियार हाकिम को इस इलाके में भेजा गया। मूसा बिन नसीर ने लोगों में घुलना मिलना शुरू किया और बर्बर खानदान के लोगों को ये यकीन दिलाया कि जिस तरह से मैं तुम्हारे लिए बेहतर और अच्छा सोचता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से ही बाकी लोग भी यानी बाकी मुसलमान भी तुम्हारे लिए बेहतर और अच्छा सोचते हैं। उन्हीं की मेहनतों का ही नतीजा था कि धीरे धीरे बर्बर खानदान के ऐसे लोग कि जो कभी भी किसी के फर्माबरदार नहीं हुए थे, वो न सिर्फ मुस्लिम सल्तनत के फर्माबरदार होना शुरू हो गए थे, बल्कि उनमें से ज्यादातर लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाना भी शुरू कर दिया था। और कुछ वक्त के बाद ही इन्हीं बर्बर खानदान के लोगों के बीच से ही एक ऐसा ताकतवर और बड़ा सिपह सालार भी निकल कर आया था कि जिसने मुस्लिम इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। और उसी बहादुर और होशियार सिपह सालार का नाम था तारिक बिन जियाद। तारिक बिन जियाद की लीडरशिप में ही मूसा बिन नसीर ने 7000 यानी तारिक बिन जियाद मराकश का यार, बहुत ही बड़ा यार जिसको हम हीरो कहते हैं वो है। लोगों की फौज को स्पेन भेजने का फैसला किया था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर रोड्रिक नाम के एक बादशाह की हुकूमत थी कि जो हद से ज़्यादा जालिम और बुरा बादशाह था, जिसके जुल्म सितम से न सिर्फ आम लोग ही बल्कि उसके खुद के दरबारी भी परेशान रहा करते थे। उसके दरबारियों से ही बार बार खबरें मिलने की वजह से और इनविटेशन मिलने की वजह से ही मूसा बिन नसीर ने स्पेन पर हमला करने का फैसला किया था, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया था कि जब अंदर के ही लोग मुझको बार बार बुला रहे हैं तो ये सल्तनत पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। फाइनली 26 अप्रैल 711 ईस्वी ये वो दिन था कि जब मोरक्को और अलजायर के इलाकों से चलने वाली तारिक बिन जियाद की 7000 बर्बर लोगों की ये फौज कश्तियों के जरिए से स्पेन में दाखिल हो चुकी थी। यानी कश्तियों से वो लोग स्पेन की जमीन पर उतर चुके थे और तारिक बिन जियाद के ऑर्डर पर उन लोगों ने इन कश्तियों को आग भी लगा दी थी ताकि उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता बाकी ही ना रहे। मगर हम सभी जानते हैं कि अगले सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इन लोगों ने न सिर्फ रोड्रिक को हराया था बल्कि इस इलाके पर मुस्लिम सल्तनत भी कायम कर दी थी। एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत कि जो अगले 700 से 800 सालों तक लगातार स्पेन पर कायम रही थी। दूसरी तरफ बात करें अगर मोरक्को की, तो जब मुस्लिम सल्तनत यानी कि सल्तनत बनु उमैया खत्म हुई और दूसरी मुस्लिम सल्तनत यानी कि सल्तनत बनु अब्बास शुरू हुई, तो आपको बता दूं कि उस दौर में ये मोरक्को का पूरा इलाका मुसलमानों की मेन सल्तनत से बाहर हो चुका था। यानी यहाँ पर रहने वाले तो मुसलमान थे मगर ये मुसलमानों की मेन सल्तनत के अंडर में नहीं आया करते थे। फिर इदरीस बिन अब्दुल्ला नाम के एक इंसान ने यहाँ पर अपनी एक अलग इदरीसी सल्तनत कायम की। 788 ईस्वी में कायम होने वाली ये इदरीसी सल्तनत दरअसल शियों की एक ऐसी सल्तनत थी कि जो इतिहास में शिया मुसलमानों की तरफ से कायम की हुई पहली सल्तनत थी। हालांकि दोस्तों फिर वक्त के साथ साथ दूसरी सल्तनतों की तरह आपसी रंजिशों की वजह से इदरीसी सल्तनत भी खत्म हो गई थी। इसके बाद 1060 से लेकर लगभग 1549 तक मराकश के साथ साथ आसपास के सभी इलाकों पर बर्बर सल्तनत के लोगों ने हुकूमत की थी। बर्बर खानदान के लोगों की ये हुकूमत 1549 में सादी खानदान के लोगों की तरफ से ख़त्म की गई थी। मगर फिर सादी खानदान की हुकूमत भी 1666 में अलावी खानदान ने ख़त्म की और यही अलावी खानदान की हुकूमत ही आज तक मोरक्को पर कायम है। मगर दोस्तों बाद में अलावी खानदान और यहाँ पर रहने वाले दूसरे मुस्लिम खानदानों की आपसी रंजिशों की वजह से बाहर के दुश्मनों को मौका मिलना शुरू हो गया था और धीरे धीरे जैसे यूरोप की दूसरी ताकतों ने दुनिया के ज़्यादातर इलाकों पर कब्जा किया था, बिल्कुल वैसे ही स्पेनिश और फ्रेंच लोगों ने अफ्रीका की दूसरी कंट्रीज़ के साथ साथ मोरक्को पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। 1912 आते आते मोरक्को के साथ साथ आसपास की लगभग सभी कंट्रीज़ पर इन लोगों का कब्जा हो चुका था। मगर जाहिर है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से यूरोप की ये सारी ताकतें ही कमज़ोर हो गई थी। इसी वजह से इन लोगों को धीरे धीरे उन सभी देशों को आज़ाद करना पड़ा था कि जिन पर ये लोग कब्जा करके बैठे थे। 1955 और 56 के करीब में फाइनली मोरक्को को दुनिया के दूसरे देशों की तरह फ्रांस से आज़ादी मिल गई थी। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जहां एक तरफ आज के दौर में मोरक्को क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से दुनिया का 40वां सबसे बड़ा देश है, तो वहीं आबादी के मामले में भी ये दुनिया का 39वां सबसे बड़ा देश है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 3,57,40,000 है। इस देश की टोटल आबादी में से जहां एक तरफ 64% लोग शहरों में रहते हैं तो वहीं सिर्फ 36% लोग ही गांव में रहते हैं। इसके अलावा मोरक्को भी एक यंग कंट्री है, यानी यहाँ पर रहने वाले लोगों की जो एक एवरेज उम्र है वो दरअसल 29 साल है। दोस्तों मोरक्को देश में नेचुरल ब्यूटी की भी भरमार है। मोरक्को देश के पास वो सब कुछ है कि जो एक देश के पास होना चाहिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पहाड़ों के बीच से बहती हुई खूबसूरत नदियां और इसके अलावा दूर दूर तक दिखने वाले बड़े बड़े हरे मैदान। यही वजह है कि ये कहावत भी मशहूर है मोरक्को के बारे में
कि अगर कोई इंसान बीमार है और उसको मोरक्को के खूबसूरत फोटोज दिखा दिए जाएं तो वो बीमार भी फौरन उठकर बैठ जाता है। नेचुरल ब्यूटी के अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें और किले भी मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ से आप दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी सहारा में भी एंटर कर सकते हैं। और यही वो सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मोरक्को की गिनती टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में की जाती है, यानी उन टॉप देशों में की जाती है कि जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। इसके अलावा मोरक्को एक ऐसा देश है कि जहां पर लगभग 50% लोग किसानी में इंटरेस्ट रखते हैं और किसानी का ही काम करते हैं। और इस चीज का असर सीधे तौर पर आप लोगों को इनकी इकोनॉमी पर भी नजर आएगा, क्योंकि इनकी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत इनके यहाँ के मेहनती किसान हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रीन टी का कल्चर और ट्रेंड भी हद से ज्यादा देखने को मिलता है। जापान के अलावा अगर सबसे ज्यादा आप लोगों को ट्रेंड ग्रीन टी का कहीं नजर आएगा तो वो शायद मोरक्को ही होगा। सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात में दोबारा बिस्तर पर जाने तक यहाँ के लोग बार बार ग्रीन टी पीते ही रहते हैं। चाहे कोई बड़ा इवेंट हो या फिर दो फ्रेंड की किसी कैफे में मुलाकात, हर जगह पर आप लोगों को ग्रीन टी ही नजर आएगी। दोस्तों, वैसे तो मोरक्को देश की जो राजधानी है उसका नाम है रबात, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस देश का जो सबसे बड़ा शहर है यानी सबसे चहल पहल वाला देश वो दरअसल कैसाब्लांका है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसा कि हमारे यहाँ पर मुंबई है, यानी मुंबई एक राजधानी तो नहीं है मगर उसके बावजूद भी हद से ज्यादा चहल पहल और मस्ती वाला शहर है। आबादी के हिसाब से भी देखा जाए तो कासाब्लांका की आबादी 40 लाख के करीब बताई जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने आर्गन ऑयल का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दरअसल इस तेल को बालों के लिए हद से ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तेल पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मोरक्को के पास है। पूरी दुनिया में इस तेल को सप्लाई करने वाला मोरक्को इकलौता देश है। दोस्तों, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि आज के दौर में मोरक्को के हालात अफ्रीका के बाकी सभी देशों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जहां एक तरफ अफ्रीका की ज़्यादातर कंट्रीज़ भुखमरी और गरीबी जैसी चीज़ों का सामना कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोरक्को देश न सिर्फ एक खुशहाल देश है बल्कि अमीर देश भी है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इसमें रहने वाले इसके मेहनती लोगों को माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग हद से ज़्यादा मेहनती होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच टेक्नोलॉजी का भी बोलबाला है। इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की आबादी अभी सिर्फ 3 करोड़ 60 लाख के करीब ही है, मगर यहाँ पर जो सेलफोन यूज़ होते हैं उनकी तादाद यानी उनके नंबर्स 4 करोड़ के भी पार पहुँच चुके हैं। इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग मोबाइल यूज़ करने में भी कितना आगे हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी दुनिया की सबसे पहली और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी मोरक्को देश में ही मौजूद है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी कि जिसको आज से लगभग 1200 साल पहले एक मुस्लिम खातून ने ही कायम किया था। ये यूनिवर्सिटी अभी तक हमारी दुनिया को बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दे चुकी है। इस यूनिवर्सिटी को आमतौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ अल क़रवैन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मोरक्को से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली चीज़ ये भी है कि जब भी यहाँ पर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो औरत अगले 40 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनती है। हालांकि दोस्तों, अब इस नए दौर में इस रिवाज पर उंगलियां भी उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि एक औरत को एक ही रंग के कपड़े पहनने के लिए फोर्स करना आखिर कहाँ का इंसाफ है। इसके अलावा दोस्तों, ये वैसे भी उनके कल्चर की चीज़ है। जहाँ तक सवाल उनके धर्म का है यानी इस्लाम का, तो उसमें भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता है। फुटबॉल मोरक्को का राष्ट्रीय खेल है और यही वजह है कि वहाँ पर फुटबॉल की दीवानगी है वो सर चढ़ कर बोलती है। जैसे ही वहाँ पर छुट्टियों के दिन आते हैं या फिर किसी और चीज़ की भी बीच में छुट्टी आ जाती है तो वहाँ के शहरों की सड़कें फुटबॉल खेलने वाले लोगों से भर जाती हैं। हर जगह पर लोग फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों का खेल से जुड़ा हुआ एक ही सपना है कि वो अपनी फुटबॉल टीम को फीफा जैसे बड़े वर्ल्ड कप में धूम मचाते हुए देखें। और शायद सन 2022 के कतर फीफा वर्ल्ड कप में उन लोगों का ये सपना पूरा भी हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी मराकश के बारे में कि उनके बारे में मालूमात कि यार ये हमारे इस्लामी ममालिक का एक हिस्सा है, यानी ये भी इस्लामी ममालिक है। मैंने तो इनका ना जो नाम सुना था मराकश का, मैं आपको सीरियस बताऊं, ये मैं जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था ना उस वक्त ही सुना था। मुझे मराकश के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है ना। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर बहुत ही ज़्यादा यार अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो मैं मराकश के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया है। तो मुझे तो यार ये देख के ना बहुत ही खुशी हुई है कि यार ये भी एक आज़ाद मुल्क हुआ है, जैसे पाकिस्तान हुआ है, बांग्लादेश हुआ है, यानी और भी कंट्रियां बनी हैं। यानी इस पे भी ना स्पेन का कब्ज़ा था, उसके बाद ये 1952 के अंदर आके यार आज़ाद हुआ है। और अभी भी इधर ना जैसे सऊदीया के अंदर बादशाहत है,
कतर के अंदर बादशाहत है, इसी तरह ना इस पे भी ना बादशाहत है। यानी इधर जमहूरियत वगैरह तो नहीं है। अगर जमहूरियत नहीं है तो तरक्की कर रहे हैं ना, अगर जमहूरियत होती तो इनका भी हाल हमारे जैसा होता। क्योंकि जमहूरियत तो मैं तो कहता हूँ जमहूरियत ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है ना। या तो सदारती निज़ाम होना चाहिए, या अगर जमहूरियत है तो उस पर सज़ाएँ होनी चाहिए करप्शन पे। तो यार जिस मुल्क के अंदर करप्शन नहीं ना होगी वो ही तरक्की करेंगे ना। वो बता रहे थे कि इस मुल्क के अंदर जो आबादी है ना वो 300-350 करोड़ से यार थोड़ी सी ज़्यादा है। 3 करोड़ 60 लाख यार आबादी है। यार इतनी तो कोई आबादी नहीं है। हमारी माशाल्लाह 22-23 करोड़ आबादी हो चुकी है, इससे भी ज़्यादा है। तो मैं देख के हैरान हो गया कि यार ये लोग इतने मेहनती हैं। और वो बता रहे थे कि एक ऑयल होता है जो बालों के अंदर लगता है, पूरी दुनिया को यार इससे सप्लाई करता है। वाह यार। और इसका ये सारा दारोमदार जो है ना इनकम का, वो ज़्यादा किसानी है। इनकी ज़्यादा ज़मीन खेती बाड़ी के लिए है। और इधर जो लोग सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं ना वो ग्रीन टी होती है। यार ये भी एक चाय की किस्म ही कह लें आप, ये होती है। जैपनीज़ भी पीते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पीते हैं। वाह यार कमाल हो गया। मुझे तो यार वीडियो के अंदर बहुत सारी यार मालूमात मिली है। हम आपके लिए ना ऐसी ही वीडियो ला रहे हैं ताकि हम पूरी दुनिया के अंदर जितने ममालिक हैं उनके बारे में जानें हैं। देखो ना, अगर हम दूसरे मुल्क के बारे में जानेंगे हमें पता चलेगा कौन सा मुल्क किधर रहता है किधर नहीं रहता, उनकी आवाम का क्या है, वो कैसे रहते हैं, उनकी ज़ुबान क्या है। इनकी ज़ुबान अरबी है, ठीक है। और वो बता रहे थे कि इधर जंगजू भी, यानी जिसको हम हीरो कहते हैं, वो भी यार बहुत ज़्यादा पैदा हुए हैं। वो तारक बिन ज़िया कह रहे थे कि उसने ना जब स्पेन पे हमला किया ना, उसने पीछे से कश्तियों को आग लगा दी ताकि जितने हमारे साथ जंगजू आए हैं ना वो वापस ना जाए डर के हैं। यानी मरना है तो अल्लाह की राह में मरना है। यार मुझे तो ये देख के वीडियो बहुत ही मज़ा आया है। तो अभी भी इधर ना बादशाहत का ही रिवाज है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ एक बेल आ रही होगी उसको लाजमी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। तो दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिए, आने वाली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। तब तक खुदा हाफिज़।